देखिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में हम देखेंगे कि न्यूटन के किस लॉ को रियल लॉ कहा जाता है। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है उसे क्या कहा जाता है, रियल लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि न्यूटन के सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और सेकंड लॉ को भी, थर्ड लॉ को भी, सॉरी, न्यूटन के सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि फर्स्ट लॉ कैसे न्यूटन सेकंड लॉ से आता है। तो हम देखेंगे कि F इक्वल टू एम ए, ये देता है न्यूटन का सेकंड लॉ। अगर यहाँ देखें कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो हमारा एम ए इक्वल टू जीरो, मास कभी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। अब एक्सेलरेशन जीरो हो तो हम क्या कह सकते हैं, या तो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी जो होगी वही रहेगी, क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन नहीं लगेगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अब इसके बाद हम कैसे दिखाएंगे कि थर्ड लॉ कंटेन सेकंड लॉ। तो क्या लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड लॉ, if two body collide with each other, अगर मान लो दो बॉडी हैं और ये आपस में कोलाइड करी, ठीक, तो क्या होगा, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो क्या होगा, मोमेंटम इज कंजर्व। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है बाहर से, इन दोनों पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं आता, तो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू जीरो, यानी हम कह सकते हैं डेल्टा P1 इक्वल टू माइनस टाइम डेल्टा P2 कह सकते हैं। अगर हम डिवाइड कर दें पूरे को डेल्टा टी से, डिवाइड होल बाई डेल्टा टी, तो क्या मिलेगा, डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, यानी क्या हुआ, इसका मतलब आया कि फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू टू, और इसका डेल्टा P2 बाई T2 क्या आ गया, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो हमने क्या पाया, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निगेटिव टाइम, ये तो पाया। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, पर डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, विच इज थर्ड लॉ। यही तो कहता है टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझे। तो वैसे हमने देखा कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और सेकंड लॉ को भी, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग पहले देख चुके हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स। आज हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स के बारे में। किस पे बात करेंगे, स्प्रिंग फोर्स। तो देखिए जरा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। आपने देखा होगा स्प्रिंग को जब आप अपनी तरफ खींचते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है, अगर स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो फिर वापस स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींचेगी, नहीं खींचेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई स्प्रिंग है और L इसकी नेचुरल लेंथ है और K क्या है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होता है, जिस मटेरियल का बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे। अब यहाँ देखिए अगर आपने, ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे एक चीज होती है कि K इंटू एल जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। क्या रहेगा हमेशा, अगर आइडियल स्प्रिंग की बात करें तो क्या होगा, एक स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और L क्या होती है उसकी नेचुरल लेंथ, जितनी लेंथ होती है। अब जब स्प्रिंग को आप खींचोगे तो स्प्रिंग क्या, जैसे छोड़ोगे स्प्रिंग कहाँ जाएगी, वापस। तो जो फोर्स लगाते हो वो क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स, और जो वापस ले जाता है वो क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। जितना फोर्स स्प्रिंग लगाता है अपने आप को वापस ले आने के लिए उसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, या उसी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं उसको। तो K इंटू एल क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें स्प्रिंग फोर्स की, व्हेन स्प्रिंग elongate are compressed from natural length, it exert
रीस्टोरिंग फोर्स, जो स्प्रिंग को वापस उसके नेचुरल लेंथ पे लाना चाहेगी। ठीक, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो क्या होगा, एफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलोंगेशन क्या होगा, एक्स क्या है इलोंगेशन। मान लो तुमने स्प्रिंग को, जो स्प्रिंग थी उसकी नेचुरल लेंथ एल थी, मान लो इसकी नेचुरल एल, तुमने इसको इलोंगेट कर दिया कितना एक्स, कितना इलोंगेट कर दिया एक्स। तो जब एक्स इलोंगेट करोगे नेचुरल लेंथ से तो फोर्स कितना तो उसका फोर्स कैसे प्रोपोर्शनल होगा एक्स के। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो क्या रहेगा के एक्स, क्या रहेगा के एक्स। ठीक है, बात समझ में आई। इसके साथ और कुछ बातें हैं। अब जैसे सवाल आता है कि स्प्रिंग को काट दिया जाए, ठीक है। अब स्प्रिंग को जब काटते हैं क्या होता है, अगर मान लो कोई एक ऐसी स्प्रिंग थी आपके पास और इसको आपने काट दिया, इसका डिस्टेंस d1 d2, टोटल लेंथ l थी पर उसको हमने d1 d2 में काट दिया, मान लो आधा आधा काट दिया या 1/3 2/3 काट दिया, ऐसे काटने पे क्या होगा। ठीक है, देखिए तो आपने जब स्प्रिंग को काटेंगे तो हमने देखा क्या है कि k इंटू एल क्या रहता है कांस्टेंट, तो हमेशा क्या लिखा जाएगा स्प्रिंग के लिए k इंटू एल इक्वल टू, अब यहाँ पे जो कटा हुआ पार्ट है स्प्रिंग का उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएगा, k1 d1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और यही हमारा किसके बराबर होगा, यही हमारा k इंटू एल किसके बराबर होगा, k2 d2 के बराबर है। क्या इसके बराबर होगा, तो क्योंकि k इंटू एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर हमने उसको काट दिया है d1 d2 लेंथ में तो k इंटू एल क्या हो जाएगा k1 d1। तो हमारे यहाँ से जो नया स्प्रिंग कट के बना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बनेगा k इंटू एल अपान d1, क्या बनेगा k इंटू एल अपान, और जो k2 बनेगा वो क्या बनेगा k इंटू एल अपान d2। बात समझे, कोई भी स्प्रिंग है अगर उसको बीच से तोड़ दिया जाए या काट दिया जाए तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, चेंज होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे आपका बदल जाएगा, ठीक है, और वो कैसे बदलता है, k इंटू एल इक्वल टू नया लेंथ इंटू नया स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ गए, इतनी बात ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए जैसे कोई क्वेश्चन है आपका कि एक स्प्रिंग है और उससे 20 kg का मास सस्पेंडेड है, आपको बताना है इलोंगेशन। ठीक, अगर मान लिया एक स्प्रिंग दे दी गई आपको और इससे यहाँ पे 20 kg का मास सस्पेंडेड है और यहाँ पे k हमारा कितना है 100, कितना है हमारा k 100 न्यूटन पर मीटर। आपको क्या बताना है, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, क्या बताना है इलोंगेशन इन द। तो जाहिर सी बात हमने क्या सीखा है, स्प्रिंग पे कितना फोर्स लगा होगा, यहाँ पे 220 के बराबर, किसके बराबर लगा होगा, तो 20 G लगा नीचे अगर, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा k इंटू एक्स, क्या लगाएगा, तो 20 इंटू जी हमने रख दिया 9.8 इक्वल टू k हमारा कितना है 100 इंटू एक्स। समझिए, तो यहाँ से आप x निकालेंगे कितना आएगा 20 इंटू 9.8 अपान 100, ये हो गया 1.96 मीटर, कितना हो जाएगा 1.96। समझ गए, यानी स्प्रिंग जब इलोंगेट होती है तो जितना ये लगाएगा उतना ही इस पे लगेगा। जैसे मान लो एक दूसरा सवाल है कोई, ये तो इसका सलूशन हो गया। मान लिया यहाँ पे क्या है, दो स्प्रिंग है, अभी तो कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, छोड़ो बाद में कराएंगे, ठीक है, अभी वो कॉम्बिनेशन कराएंगे तब उसके साथ आएगा। कहीं पे जितना मास सस्पेंड होगा स्प्रिंग पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक, जैसे मान लो कहीं पे इसको देखें हम, यहाँ पे एक मास है 2 किलो और इसके साथ एक और स्प्रिंग टंगी है यहाँ पे कितना है 3 kg। ठीक, इस वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है 0.2 न्यूटन पर मीटर, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 0.4 न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब पूछे कितना इलोंगेशन होगा दोनों में, इसमें कितना इलोंगेशन होगा और इसमें, तो भाई यहाँ पे इस स्प्रिंग को खींचने वाला फोर्स कौन सा है ये, तो इसके लिए क्या लगेगा k1x इक्वल टू 3g, कितना लगेगा k1x इक्वल टू, अब यहाँ देखो इस स्प्रिंग को जब 3g यहाँ लग गया तो यहाँ भी कितना लगेगा
3G, स्प्रिंग का फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे 3G, और साथ में ऊपर से क्या लग रहा है 2G, कितना लग रहा है, तो इस वाले स्प्रिंग को कितना खींच रहा होगा 2G, 3G है और 2G है, कुल मिला कितना खींच रहा है 5G। तो यहाँ पे जो 0.2 इंटू x1 जो होगा वो किसके बराबर होगा 5G के बराबर। और इस वाले स्प्रिंग का देखेंगे तो क्या होगा सीधे K1x इक्वल टू 3G, K1 हमारा कितना है 0.4 इंटू एक्स बराबर 3G। तो यहाँ से x2 x1 निकल आएगा नहीं निकल आएगा, बताइए। दो स्प्रिंग थी, इस वाले स्प्रिंग से कटा लटका कितना 3, तो जब भाई 3 kg से स्प्रिंग नीचे खींच रही तो ऊपर भी 3 kg से खींचेगी नहीं खींचेगी। तो इस ब्लॉक को खींचने वाले कितने लोग हो गए, एक ये वाला 3 kg स्प्रिंग यहाँ फोर्स लगा रहा होगा और दूसरा यहाँ क्या लगा रहा होगा 2G अपना ग्रेविटी की वजह से, और कुल मिला के इसको कितना खींच रहा होगा, ऐसे होता, समझिए। उतार लीजिए फट से। अब देखिए स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो पहला क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर दो स्प्रिंग को सीरीज में जोड़ा जाए तब क्या होगा, दो या दो से ज्यादा भी, लेट टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 and K2 are connected in series। ठीक, मान लो हमारे पास दो स्प्रिंग हो, चाहे ऐसे हो ऐसे हो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका K2, यहाँ पे कोई मास इससे अटैच्ड हो, फोर्स लगाया जाए, ठीक है। या फिर कोई ऐसे लटकी हो, एक स्प्रिंग यहाँ K1 कांस्टेंट, साथ में फिर जुड़ी हो दूसरी स्प्रिंग K2 और नीचे मास लटक रहा हो, समझिए। अब ध्यान से देखिए, दोनों पे यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो इलोंगेशन क्या होगा अलग अलग। तो अगर हम क्या कहें F इक्वल टू, तो किसके बराबर होना चाहिए F1 प्लस F2 के, किसके बराबर होना चाहिए F1 प्लस, सॉरी, जो नेट इलोंगेशन है यहाँ पे, जैसे F तो दोनों पे सेम लगेगा, जितना फोर्स जितना स्प्रिंग इसको खींचेगा उतना ये वाला स्प्रिंग इसको भी खींचेगा, तो यहाँ F क्या है सेम। तो अगर नेट इलोंगेशन हम कहें, क्या कहें, पूरी स्प्रिंग का नेट इलोंगेशन, तो क्या हो जाएगा, जो x होगा वो x1 प्लस x2 के बराबर होगा, नहीं होगा। अगर दोनों स्प्रिंग कंबाइन होकर नया बनाते हैं तो नेट फोर्स अपान क्या होता, माइनस के इक्विवेलेंट, क्या आता F बराबर kx, तो F अपान के इक्विवेलेंट होता इक्वल टू, ये क्या लिखा जाता माइनस F बाई K1, ये क्या लिखा जाता माइनस F बाई K2 होता, पूरे कॉमन होके कैंसिल, तो क्या बचा 1 बाई के इक्विवेलेंट आपका किसके बराबर रहेगा 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 के बराबर। समझ में आई, मीन्स रेजिस्टेंस का उल्टा है। कैसा है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस सीरीज में सीधे R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ये, और पैरेलल में क्या होता है 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। स्प्रिंग में क्या होगा, जब सीरीज में होगा तो 1 बाई के इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 होगा, और पैरेलल में होगा जब तब अलग होगा। तो फट से पहले सीरीज वाला नोट करिए, तो पैरेलल लग रहा है, अगर ऐसे जुड़ा है या ऐसे जुड़ा है इसका मतलब क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन, नोट करिए। तो देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या होगा, जब स्प्रिंग को कैसे कनेक्ट किया जाए, दो स्प्रिंग को पैरेलल में कौन कौन सा सीन बनेगा। एक देखिए आपका ऐसे रखा है, फिक्स दीवार है, यहां से एक स्प्रिंग ऐसे लगा, एक ब्लॉक लगा, इसको F4 से खींचा गया, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, यहाँ क्या है K2, या फिर ऐसे लटका दिया जाए नीचे, या फिर यहाँ पे ऐसे कहीं कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए, एक स्प्रिंग K1 की ऐसे है, दूसरी स्प्रिंग K2 की ऐसे है, इसके साथ कोई ब्लॉक लटक रहा है, ठीक है।
इसका मास m है, तो नीचे क्या रहेगा mg, तो यहाँ पे क्या लगेगा T1, ये क्या लगेगा T2, F1 F2, तो स्प्रिंग का फोर्स होगा। यहाँ पे देखो, या फिर कहीं पे ऐसा दिख जाए तुमको, ये दो तरफ से स्प्रिंग हो, बीच में कोई मास बना हो, ये तो ये किसके श्रेणी में आएगा, पैरेलल। ये भले दिख रहा है सीरीज में, पर ये भी कैसे दिखेगा, पैरेलल जैसा। क्यों? क्योंकि एक स्प्रिंग जितना कंप्रेस होगी दूसरा उतनी ही इलांगेट होगी, तो एक्स दोनों का क्या होगा, सेम। जहां में दोनों में इलांगेशन सेम आए वो क्या है, पैरेलल, और जहां पे दोनों पे फोर्स सेम आए वो क्या हो जाएगा, सीरीज। समझिए। अब देखो जरा यहाँ पे देखें तो क्या होगा, when elongation in both is same, ठीक। तो जो F आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, F1 प्लस F2 के बराबर। जितना इन दोनों स्प्रिंग मिलके फोर्स लगा रही हूँ उतना क्या लग रहा होगा, F। तो हमारा F क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस K1x, ये क्या हो जाएगा माइनस K2x, क्योंकि दोनों में इलांगेशन क्या है, सेम। तो यहाँ पे जो K इक्विवेलेंट बनेगा वो किसके बराबर बनेगा, K1 प्लस K2। तो बिल्कुल सीरीज के रजिस्टर जैसा आ गया, नहीं आ गया। तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का उल्टा होगा स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में। अगर दो स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 होगा। अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू k1 प्लस k2। अगर ऐसे बहुत सारे हो जाए तो k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस कहाँ तक जाएंगे, kn तक। समझ गए, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे भी बहुत पूछा आता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, ठीक है, जस्ट आफ्टर कट, मतलब उसको काटा जा रहा है जस्ट, लेकिन जस्ट काटने पे बताना, मतलब इंस्टेंटली, जैसे ही काटा गया तुरंत, जैसे ही काटा गया तुरंत। उसमें कौन क्या 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 है, स्ट्रिंग ऑब्लिक स्प्रिंग, ठीक। इसको हम सवाल से ही समझेंगे। क्या है हमारा, पहला ऐसे है, ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक ए है, ये यहाँ पे क्या है बी, ये 2 किलो, ये 3 किलो, ठीक। और इसको यहाँ से काटा जा रहा है। ए बी का एक्सेलरेशन बताना है। दूसरा सवाल ऐसे है, यहाँ पे है 2 किलो ही मान लो, और ये भी मान लो 3 किलो। अब यहाँ एक स्प्रिंग लगा दीजिए, ठीक है, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ भी मान लो के है, ठीक। और अब भी यहीं से काटा जा रहा है, ठीक। ऐसे मान लो एक और आ गया, यहाँ स्प्रिंग है, ये अभी भी 2 किलो, यहाँ स्ट्रिंग है, ये 3 किलो, ठीक। ऐसे इसको कहाँ काटा जा रहा है, यहीं से, ठीक। अगला आ गया, एक और सवाल बनता है, ये भी एक स्प्रिंग है, 3 किलो, और यहाँ भी एक स्प्रिंग लगी है 2 किलो। आइडेंटिकल स्प्रिंग है, कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, ठीक। इसको भी कहाँ से काटा जा रहा है, यहीं से, ठीक। एक और सवाल बनता है,
ये यहाँ पे वही फिर 2 किलो, ये 3 किलो है, ठीक। अब ऐसे सवाल आ जाएं कि कहीं पे यहाँ स्टार्ट करो, कहीं यहाँ, इसको कहाँ काटना है, यहाँ पे ऐसे, इसको कहाँ काटना है ऐसे। एक बार कैंची इसको उठा के यहाँ पे लगाया जा सकता है, ठीक, तो वो भी सवाल बन सकता है। तो अभी हम बताते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। हमको क्या बताना है कि इसको जैसे ही काटा जा रहा है किसी भी कंडीशन में, तुरंत ही तुमको क्या बताना है, ब्लॉक और ए और बी ब्लॉक का एक्सीलरेशन, ठीक। ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी। तो हमको इसमें क्या बातें ध्यान देना है कि जो टेंशन इन स्ट्रिंग इक्वल टू 0 जस्ट आफ्टर कट, अगर कहीं पे स्ट्रिंग को जस्ट काट देते हो तो टेंशन क्या हो जाता है, 0, टेंशन क्या हो जाएगा। पर स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग आलसी फोर्स है, कैसा है, आलसी। जस्ट आफ्टर कट ये अपना फोर्स चेंज, मतलब स्प्रिंग को खुद को काटो तो 0 हो गया, जिसको काट दोगे वो तो समझो मर ही गया। लेकिन अगर किसी दूसरे को काटा गया तो स्प्रिंग पे इंस्टेंटली कोई असर नहीं पड़ता, मतलब स्प्रिंग फोर्स आलसी है, डू नॉट चेंज इंस्टेंटली। समझ लो क्या समझे हम, कि अगर हम किसी स्प्रिंग को काट डालेंगे तो गायब हो गया, लेकिन अगर स्प्रिंग किसी दूसरे को कट कर रहे हैं तो उससे स्प्रिंग के प्रभाव के ऊपर प्रभाव इंस्टेंटली नहीं पड़ता। जैसे मान लो इसको यहाँ काटा गया, तो जैसे जिसको काटा वो मर गया, जिसको काटा वो, अब समझो ये यहाँ से गायब हो गया, ये क्या बचा हमारे पास, गायब हो गया, तो हमारा कॉम्बिनेशन ऐसा बचा, ए और बी, कैसा बचा, ए और बचा, तो टेंशन तुरंत 0 हो जाएगा। टेंशन तुरंत यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ पे टेंशन 0 है तो क्या होगा, इसके ऊपर कैसा फोर्स बचा नीचे, mg, और इस पे फोर्स कितना बचा खुद का, mg ही तो बचा, तो दोनों नीचे आएंगे, टेंशन यहाँ 0 हो गया, और दोनों का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g, दोनों का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। बात समझ में आई, नहीं समझ में। अब पहले तो यहाँ पे इसकी वजह से इस पे भी टेंशन लग रहा था कुछ ना कुछ, है कि नहीं। अब यहाँ पे जब इसको हमने काट दिया तो इसका टेंशन फट से अपने आप क्या हो गया, 0। जब दोनों पे यहाँ का टेंशन 0 हो गया तो इसका भी एक्सेलरेशन g और इसका भी एक्सेलरेशन, मतलब दोनों किससे नीचे आएंगे, g से, किससे नीचे आएंगे, बात समझ आई। इस पे आ जाओ, इस पे पहले देखो ध्यान से, नीचे कितना लग रहा है, 3g, कितना लग रहा है, यहाँ पे देखो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा होगा, 3g, कितना लगा होगा, और इसका खुद का कितना लग रहा होगा, 2g, खुद का कितना लग रहा होगा, और ऊपर कितना लग रहा होगा, 5g, कितना लग रहा होता, 5g, कितना लग रहा है। हमने स्प्रिंग को काटा, ये 5g खत्म, ऊपर तो मर ही गया, कोई मतलब ही नहीं, हमारा कॉम्बिनेशन इतना बचा, समझो कितना बचा, इतना। अब स्प्रिंग पे नीचे एक फोर्स लग रहा है 3g, ऊपर से ये भी लगा रहा है 2g, लग रहा है नहीं लग रहा है। ऐसे यहाँ पे देखो ध्यान से, नीचे क्या लग रहा है, 3g, और ऊपर सॉरी, यहाँ पे ऊपर कितना लग रहा होगा, 3g, कितना लग रहा होगा, और नीचे क्या लगेगा, 3g। अब नीचे भी 3g, ऊपर भी, इसको काटने से स्प्रिंग के फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे देखो टेंशन पे फर्क पड़ा था, टेंशन 0 हो गया था, पर स्प्रिंग पे फर्क, तो ये 3g वाले पे नीचे 3g लग रहा है, ऊपर स्प्रिंग 3g लगा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, इस पे क्या होगा, अरे भाई 3g स्प्रिंग का, 2g इसका, 5g नीचे लग रहा है, कितना लग रहा है, तो 5g इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 5g, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5g, कितना हो जाएगा, बात समझे नहीं समझे। जब हम स्प्रिंग को काटे तो इस स्प्रिंग के फोर्स के ऊपर कोई फर्क इंस्टेंटली नहीं पड़ेगा, तुरंत के तुरंत बात हो रही है, बाद में तो देखा जाएगा, ठीक है। जैसे ही काटा वैसे ही देखे तो स्प्रिंग के फोर्स पे कोई फर्क, तो स्प्रिंग नीचे भी जितना लगा रहा था उतना लगाएगा भी, और यहाँ भी जितना लगा रहा था उतना लगाएगा। अब इस वाले ब्लॉक को स्प्रिंग खींच रहा है, 2g से खुद ही नीचे जा रहा है, तो कुल मिला के कितना लगा, 5g नीचे, ठीक, और 5g लगा तो F इक्वल टू क्या होता है, ma, तो हमने क्या लिख दिया, 2a इक्वल टू 5g, तो 2.5g इसका एक्सेलरेशन आ गया। बात समझ गए, समझ में आया नहीं। अब अगली बार देखो, इस स्प्रिंग को ही उड़ा दिया, क्या किया, जब स्प्रिंग को खुद को काटा जाएगा तो समझो वो मर गया, क्या समझो वो
अब जिसको काटा गया वो मर जाता है, जिसको काटा गया वो, अब ये मर गया अगर तो क्या बचेगा, ये 3G, ये क्या बचा 2G। अब बताइए हमको, इसको काट दिए, ऊपर का फोर्स कुछ है नहीं तो टेंशन तुरंत क्या हो गया, अगर टेंशन 0 तो दोनों अपने आप कैसे आएंगे, G से। कैसे आएंगे, क्योंकि इस पर भी नीचे 3G फोर्स, ऊपर 3A, 3G इक्वल टू 3A लिखेंगे, यानी A इक्वल टू G। इसको क्या लिखेंगे, जब टेंशन कुछ लग ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा, तो ये दोनों का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, G। इसका आंसर दोनों का क्या हो गया, यहां आ जाओ भाई, नीचे लगा 2G तो स्प्रिंग ने यहां कितना लगाया 2G, तो यहां स्प्रिंग कितना लगाएगा 2G, कितना लगाएगा, इसका स्प्रिंग का नीचे कितना रहेगा 3G, इस स्प्रिंग के ऊपर कितना लग रहा है 5G, कितना लग रहा है। लेकिन अब हमने स्प्रिंग को ही काट दिया है तो फ्री एंड जनरेट हो गया, तो क्या हो गया, जिसको काट दिया वो मर गया, जिसको काट दिया वो, हमारे पास बचा इतना कॉम्बिनेशन ना, यहां पे 2G नीचे लग रहा है, ऊपर भी स्प्रिंग कितना लगा रहा है 2G, 2 kg, तो इस पर नेट फोर्स क्या हो गया, अब भाई स्प्रिंग जितना पहले लगा रहा था उतना अभी भी लगा रहा है, तो 2G लगा के इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, इसका एक्सेलरेशन ऊपर वाले को देखो अभी भी किससे खींच रहा है 5G से, किससे खींच रहा है 5G से खींच रहा है, और ये है कितना 3A, तो 3A इक्वल टू क्या हो गया 5G, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 5G/3, कितना हो गया, समझ गए। ऐसे आप इस पे आ जाओ, इसमें हमने क्या किया, नीचे वाले स्प्रिंग को, ये तो मर गया, ये क्या हो गया, तो ये बी ब्लॉक अपने आप नीचे गिरेगा, तो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन आप बी कितना हो जाएगा अपने आप G, जब फ्री हो गया तो G। और ऊपर वाला बचा, देखो नीचे लग रहा था 2G 3G, ऊपर लग रहा 2G, यहाँ पे कितना लगेगा 5G, कितना लगेगा, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स कितना है 5G, ये 5G स्प्रिंग ऊपर लगा रहा है, कितना लगा रहा है ऊपर, नीचे वाला सब 0, तो लेकिन इसका ग्रेविटी का तो लगेगा, तो क्या आएगा हमारे पास 5G माइनस 2G इक्वल टू 2A, तो कितना हो गया 3G इक्वल टू 2A, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 3G/2, ये आंसर हो गया। बात समझ गए। तो ऐसे सवाल आएंगे आप लोग कर लेंगे, फटाफट ये सारे कंडीशन नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तुम लोग अलग अलग बना के साथ साथ लिख सकते हो, अलग अलग केसेस, अलग अलग सवाल हैं, ठीक है। अभी फिर आप सब लिख के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, अभी होमवर्क दूंगा एक, ठीक है, फटाफट नोट करते जाइए। तो बस हमको क्या ध्यान रखना है, एक ही बात, कि अगर कहीं पे हमारा स्प्रिंग फ्री हो गई मूव करने के लिए तो उसका टेंशन 0, स्प्रिंग फोर्स अगर फ्री हुई तो इंस्टेंटली, मतलब तुरंत के तुरंत स्प्रिंग फोर्स अपना चेंज नहीं करती, समझ गए। अगर किसी को खुद की काट डालो तो समझो वहां से क्या हो गया गायब, बाकी सिस्टम को हमको अलग से देखना है, ठीक। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे, अब कल से हम लोग क्या पढ़ना है, फ्रिक्शन, ठीक है। तो कल सब लोग तैयार होके आइएगा, पढ़ा जाएगा फ्रिक्शन।